नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं, क्या पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चल सकता है? क्या है ये सारे मुद्दे, इस पर आज बात करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति जिन्होंने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया है, लगभग 17 दिन हो चुके हैं, युद्ध का ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर रसिया के खिलाफ ये कहा है कि ये युद्ध अपराध इन पर लगना चाहिए। तो क्या होता है युद्ध अपराध? देखिए, जेलेंस्की पहले भी रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगा चुके हैं, पर युद्ध अपराध क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है कि युद्ध अपराध होता क्या है और क्या रूस पर इसके लिए कोई कार्रवाई हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। रसिया जो इतनी बड़ी कंट्री, इसके जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये इतने बड़ा कंट्री है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है ये। इस पर क्या लग सकता है युद्ध अपराध, इस पर आज बात करेंगे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने परिभाषित किया युद्ध अपराध के भी अपने नियम होते हैं। उन्होंने कहा युद्ध अपराध के अपने नियम होते हैं। युद्ध अपराध को परिभाषित करने वाले इन नियमों को जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन होता क्या है? देखिए, आप जब इंडिया के बारे में बात करते हैं, अभिमन्यु, आप जानते हैं अभिमन्यु जो थे वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के द्वारा, वो एयर स्ट्राइक के समय वो पाकिस्तान में जाकर गिर गए। गिरने के बाद जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा ही उन्हें संरक्षित किया गया, उन्हें सही जगह पर रखा गया, उन्हें किसी बात की असुविधा नहीं हुई। जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा ही हुआ था। अगर अभिमन्यु को किसी भी प्रकार की कुछ होता तो युद्ध छिड़ सकता था। यही होता है जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन ये होता है कि किसी भी, आप अगर किसी भी देश के सिपाही हो, उसे आप जान से नहीं मारेंगे अगर वो आपके द्वारा बंदी किया जाता है। अगर बंदी होता है तो उस पर जान से नहीं मारेंगे। तो चलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है युद्ध अपराध। क्या होता है युद्ध अपराध, इस पर हम पढ़ेंगे। इसके तहत आम नागरिकों और उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी आम पब्लिक पर आप जानबूझकर निशाना नहीं बना सकते। पर रसिया, कहा जा रहा है कि रसिया जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। तबाही के बड़े स्तर को देखते हुए कई हथियारों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे एंटी पर्सनल लैंडमाइंस और केमिकल या जैविक हथियार। इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीमार और चोटिल लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। बीमार और चोटिल लोग, जो भी लड़ाई के दौरान बीमार हो गए या चोटिल हो गए, उन्हें आपको इलाज करना पड़ेगा। ये होता है जेनेवा कन्वेंशन। इसमें घायल सैनिक भी शामिल होते हैं। जो सैनिक अगर घायल हो गए, उन्हें भी इसे शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, जिनके युद्धबंदी के तौर पर अधिकार होते हैं। दूसरे कानून युद्ध में प्रताड़ना और नरसंहार से रोकते हैं। युद्ध के दौरान हत्या, रेप या नरसंहार को मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि युद्ध अपराध में आप कभी भी हत्या नहीं कर सकते, ठीक है, नरसंहार नहीं हो सकता। इसमें मानवता के विरुद्ध ये सारे चीज़ माने जाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस पर किस तरह के युद्ध अपराध के आरोप लगाए गए हैं? जो यूक्रेन में रसिया के द्वारा किस प्रकार के अपराध लगाए गए हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है देखना। देखिए, यूक्रेन के मुताबिक रूस का मारियोपोल में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अस्पताल पर किया गया हमला युद्ध अपराध है। यहाँ एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, जैसे कि युद्ध अपराध में कहा गया है सीधा सीधा कि आप रियासती इलाकों पर आप हमला नहीं कर सकते, आम नागरिकों को नहीं मार सकते। लेकिन ठीक इसके विपरीत यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन ने कहा कि रसिया गर्भवती महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को भी मार रहा है और 17 स्टाफ और मरीज घायल हो गए हैं। ऐसे भी आरोप है कि रूस की सेना ने यूक्रेन से जा रहे आम नागरिकों पर हमला किया। ये भी यूक्रेन के द्वारा कहा गया। लेकिन हम लोग वीडियो देख चुके हैं, रसिया जो है अगर चाहता तो यूक्रेन एक छोटा सा देश है, अगर रिहायशी इलाकों को भी वो ख़त्म करना चाहता तो कब का यूक्रेन मार चुका होता सारे यूक्रेन के नागरिकों को। देखिए, ऐसे भी प्रमाण है कि रूस ने खार्किव के आवासीय इलाकों में
क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। क्या होता है क्लस्टर बम, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है क्लस्टर बम, इस पर हम बात करेंगे, जो बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाते हैं। क्लस्टर बम होता क्या है, ये किस तरह काम करता है। क्लस्टर बम जो होता है वो बड़ा होता है, लगभग 500 केजी के आसपास का ये क्लस्टर बम होता है। ये जब फायर किया जाता है, ये हवा से लगभग 100 मीटर या 500 मीटर की ऊंचाई पर ही फट जाता है और इसमें से बम ब्लेड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। बम ब्लेड्स जो है वो रिलीज होते हैं। ये जो बम ब्लेड्स होते हैं, इससे सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो छोटे छोटे बमों को मिलाकर एक बड़ा बम बनाया जाता है और जब ये बड़ा बम फटता है तो उसमें से छोटे छोटे बम ज़मीन पे गिरते हैं और ये फट जाते हैं। सबसे डेंजर बात इसमें ये भी है कि कुछ इसमें से बम जो होते हैं वो निष्क्रिय रह जाते हैं और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद ही फट जाएंगे, जिससे बड़ी मात्रा में क्षति होती है और लगभग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ने ही इसके इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बहुत सारे कंट्री जो ऐसे होते हैं जो क्लस्टर बम को इस्तेमाल ना करने पर संधि पर हस्ताक्षर किए होते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन ये दोनों ऐसे कंट्री है जो इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। लेकिन ऐसे मामलों को युद्ध अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों को युद्ध अपराध माना जाता है क्योंकि वो समय अलग था जब 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अब जो समय है इसमें कई प्रकार के संधि बनाए गए हैं, यूएनएससी बनाया गया है, जिसकी वजह से सारे चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन ने रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है। ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी एक आरोप लगाया है कि रूस ने थर्मोबैरिक बम होता क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। थर्मोबैरिक जो वीपन होता है ये एक ऐसा बम होता है जो बड़े मात्रा में जहाँ भी ये एक्सप्लोर करता है, जिस भी जगह पर इसे गिराया जाता है, एक्सप्लोर कराया जाता है, वहाँ के ये ऑक्सीजन को, क्लाउड से ऑक्सीजन को खींच लेता है और लोग दम घुट के उसी रूम में उसी प्लेन में मर जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, जैसे ही ये बम यहाँ पे फटा, ठीक है, जैसे ही ये बम यहाँ पे फटा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। तो जो देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, जो वातावरण से ऑक्सीजन सोखकर भयंकर तबाही ला सकता है, ऐसे हथियार पर प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन आम नागरिकों के नज़दीक इनका इस्तेमाल युद्ध के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे हथियार है जिस पे अभी भी प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन आम नागरिकों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये होता है युद्ध अपराध के नियम। युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है, तो ये देखिए, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है या कैसे चलता है। क्या इससे पहले किसी पर युद्ध अपराध हुआ है, युद्ध अपराध का मुकदमा चला है? तो आइए इसी पर हम बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन अपराधों की सुनवाई हो सकती है। रवांडा नरसंहार, जैसे आप जानते होंगे रवांडा में एक नरसंहार हुआ था, उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। तो चलिए मैं पहले आगे की तरफ आपको ले जाता हूं। रवांडा नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमे के लिए ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। इस मामले में 1994 में हेतु चरमपंथियों ने 100 दिनों में 8 लाख लोगों की हत्या की। तो देखिए अब मैं इसको पूरा क्लेरिफाई करके आपको बताता हूँ। रवांडा में एक नरसंहार हुआ था 6 अप्रैल 1994 को। ये जो अपराध हुआ था उसमें हुतू जनजाति जो थे, वहाँ के जो हुतू जनजाति थे, उन्होंने तुसी जनजाति, वहाँ के तुस्ती जनजाति, ये माइनॉरिटी में वहाँ पर पाए जाते थे, ठीक है। तुस्ती जनजातियों पर बड़ा ही अपराध किया, उनके साथ रेप हुए, उन्हें मार दिया गया, वहाँ जहर देकर पानी में उन्हें जान से मार दिया गया। लगभग 100 दिनों तक ऐसे ही चले और 8 लाख लोग को मारा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंकाल पड़े हुए हैं। ऐसे भयानक नरसंहार हुए थे। ICJ ने रूस के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन इसे लागू करने का काम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का है। ICJ होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो होता है ये सिर्फ फैसला सुना सकता है, क्योंकि इसके पास खुद की कोई आर्मी होती नहीं है। ये देशों से सपोर्ट लेकर ही ये फैसला सुनाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो फैसला इसने सुना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का
जो होता है लागू कराने का जो काम है वो यूएनएससी का होता है। यूएनएससी का जो होता है ये यही लागू करा सकता है। लेकिन यूएनएससी कैसे लागू करा पाएगा? रूस के पास तो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है, इसीलिए इंडिया ने कहा था कि वीटो पावर का विस्तार होना चाहिए, वीटो पावर और लोगों में भी बांटी जानी चाहिए। वो किसी भी प्रस्ताव या प्रतिबंध को रोक सकता है। तो उसने यही किया, रसिया ने यही किया। रसिया जानता है कि किसी भी तरह से अगर मेरे पे कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो मैं वीटो पावर लगाकर उसे ख़त्म कर दूंगा। तो रवांडा के जो सैन्य अधिकारी थियोनेस्ट बागासोरा को 1994 के रवांडा नरसंहार में भूमिका के लिए 35 साल की सज़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है इन्हें 35 साल की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। 35 साल के सज़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्हें तो ये सज़ा सुना दी गई और इन्हें कैद भी कर लिया गया। क्या रसिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा हो सकता है? तो आइए आगे पढ़ते हैं। वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में व्यक्तिगत युद्ध अपराधों की जांच और सुनवाई हो सकती है। रोम अधिनियम 1998 के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि रोम अधिनियम, किस अधिनियम के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो रोम अधिनियम 1998 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो नीदरलैंड के हेग में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नुकसान पहुंचाने के सबसे गंभीर अपराधों के अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने वाली और सुनवाई करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। ये एक स्वतंत्र संस्था है, जिस तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसीलिए वर्ल्ड में आईसीजी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये होता है। तो देखिए, क्या आईसीजी यूक्रेन में अपराधों का मुकदमा चला सकता है? क्या ये पावर है आईसीजी के पास? जी हाँ, आईसीजी के पास ये पावर है। आईसीजी के मुख्य अभियोजक ब्रितानी वकील करीम खान कहते हैं कि इस बात के उचित आधार है कि यूक्रेन में युद्ध अपराध हुआ है और उनके पास इसकी जांच करने के लिए 39 ये देखिएगा 39 देशों की अनुमति है। यानी 39 देश उन्हें अनुमति दे चुके हैं, यानी उन्हें 39 देश समर्थन दे चुके हैं। लेकिन इस अदालत की भी सीमाएं हैं, इस अदालत की भी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं? इस अदालत के पास अपना कोई पुलिस, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं होता और ये अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए वो संबंधित देश के सहयोग पर निर्भर है। यानी जो देश उसे समर्थन किए हैं या जो देश उन्हें अनुमति दिए हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। रूस आईसीजी का सदस्य नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, रूस जो है आईसीजी का सदस्य नहीं है। यह 2016 में इससे बाहर हो गया। 2016 में रूस इससे बाहर हो गया। राष्ट्रपति पुतिन किसी भी संधि का प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जो है पुतिन, वो किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेंगे या वो मानेंगे ही नहीं। अगर संधि किसी और देश में जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या ऐसे हो सकता है? संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक वीटो पावर देश है। ये अगर ऐसा हुआ तो ये 3rd वर्ल्ड वार में बदल जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो एक ही निकल पाएगा, क्या राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चल सकता है? ये इम्पोर्टेंट हो गया। किसी सैनिक को युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराना आसान है, बजाय कि सैनिक को हथियार चलाने की इजाज़त देने वाले नेता पर। लेकिन आईसीजी आक्रामक युद्ध की शुरुआत के लिए मुकदमा चला सकती है। इसे आत्मरक्षा के लिए की गई नियोजित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक अनुचित हमला या टकराव माना जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेष प्रोफेसर फिलिप सेडेस कहते हैं कि आईसीसी रूस के नेताओं पर मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि रूस आईसीजी का सदस्य नहीं है। तो यहाँ ये डिक्लेयर हो गया कि आईसीजी रूस के नेताओं पर मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि रूस आईसीजी का सदस्य है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आईसीजी से अपराध की जांच करने के लिए कह सकती है, लेकिन रूस इस पर वीटो पावर लगा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है आईसीजी से यह कह सकती है कि अपराध की आप जांच कराइए, हमारा समर्थन है, लेकिन रसिया क्या करेगा? इस पर वीटो पावर लगा देगा। तो अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि रसिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा आईसीजी के कारण। तो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।